फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, हमें 12th पार्ट के दो पार्ट्स बेटा यहाँ पे रह गए थे। एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बेटा दूसरा जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आज इंशाल्लाह बेटा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कंप्लीट करेंगे और कल बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेटा मेरी जो असाइनमेंट है वो उसी के साथ खत्म हो जाएगी। तो चले बेटा, अब हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या है, हम किस चीज को बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। देखिए बेटा, आपने बहुत सारे ऐसे बेटा टीवी एपिसोड्स देखे होंगे, जैसे आपने सीआईडी तो देखा होगा। बहुत मशहूर प्रोग्राम ये चलता था बेटा सोनी टीवी पे। अब मुझे याद नहीं है कि इस टाइम, अब पता नहीं है कि इस टाइम ये चल रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। मगर बेटा जब हम होते थे, क्योंकि इसको 13-14 साल हो गए, तो मैं देखता था कभी कभी ये सीआईडी। और उसके बाद बेटा इस सीआईडी के प्रोग्राम पे आपने आमतौर एक चीज तो देखा होगा कि वहां पर बेटा वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसी फिंगरप्रिंट्स की वजह से बेटा वो कातिल को पकड़ते हैं या चोर को पकड़ते हैं। या पुलिस, अगर आप देखेंगे, अगर किसी जगह बेटा कत्ल हो जाता है तो वहां पर जो हथियार होते हैं जिनसे कत्ल किया गया होता है, वहां पे बेटा जो कातिल है उसके बेटा फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं हथियार से, और फिर उन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है। अगर बेटा ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए सस्पेक्ट के साथ, तो सस्पेक्ट को बेटा शाबाश सजा दी जाती है। इसी तरह बेटा एक और फिंगर प्रिंटिंग है, दैट्स कॉल्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यहां पे हम क्या करते हैं, सपोज बेटा अगर किसी जगह कोई जाय वारदात है जहां पे कोई कत्ल हुआ है या कोई डाका पड़ गया या कोई चोरी हो गई है, अब वहां पर जो कातिल है या चोर है, अगर उसके बॉडी का बेटा कोई बाल जो है वो वहां पे गिरा होगा या उसके खून का कतरा बेटा वहां पे गिरा होगा, उसके बाद हम उस बाल से या उसके खून के कतरे से, या कहीं बेटा रेप कहीं हो जाता है, तो वहां पर जो रेपिस्ट होता है उसका जो सीमेन होता है, हम बेटा उस सीमेन से उसका डीएनए निकालते हैं। उसके बाद बेटा इस डीएनए को, चाहे हमने इसको ब्लड से लिया या हेयर फॉलिकल से लिया या सीमेन से लिया, उसके बाद बेटा सस्पेक्ट के साथ इसको बेटा शाबाश मैच किया जाता है। सपोज बेटा अगर किसी जगह कोई कत्ल होता है, तो फिर बेटा वहां पे कातिल का बाल गिरा है या उसका सीमेंट गिरा है या उसका ब्लड ड्रॉप गिरा है, हम उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हम बेटा जिसका कत्ल हुआ है उसके फैमिली के साथ हम बात करते हैं, क्या आपको किसी इंसान के ऊपर शक है कि जिसने ये कत्ल किया होगा या जिसने ये रेप किया होगा? तो उसके बाद बेटा जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ हमें उस पे सस्पेक्ट है, वो सस्पेक्ट है, हमें उस पे शक है, फलानी पे शक है। फिर उन लोगों को लाया जाता है और उनसे बेटा डीएनए ऑब्टेन किया जाता है। अब अगर बेटा जाई वारदात से जो हमने डीएनए हासिल किया, अगर ये किसी भी सस्पेक्ट के साथ ये डीएनए मिला, तो बेटा वो सस्पेक्ट काम से गया, वो सजा का हकदार बना। अब देखना यह है, क्या फिंगरप्रिंटिंग ज्यादा रियलेबल है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्यादा रियलेबल है? बेटा फिंगरप्रिंटिंग में हम गड़बड़ भी कर सकते हैं। सपोज बेटा किसी इंसान ने कत्ल किया, उसके बाद बेटा उसके फिंगरप्रिंट्स बेटा उस हथियार पे थे जिससे उसने कत्ल किया, तो फिर पुलिस ने बेटा उन फिंगरप्रिंट्स को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद अब अगर सस्पेक्ट कोई है, वो बेटा अपने फिंगरप्रिंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है ना, वो अपनी उंगली को जला सकता है या अपनी उंगली पे वैक्स मल सकता है, जिसकी वजह से बेटा शाबाश उसके फिंगरप्रिंट जो है वो मैनिपुलेट हो जाएंगे और वो बचेगा। मगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बचने का कोई शाबाश बेटा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने डीएनए को बदल सकते नहीं है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी गर्ज से की गई। ज्यादातर बेटा इसको फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल किया जाता है या पैटर्नल एंड मैटरनल इश्यूज में बेटा इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फोरेंसिक साइंस में ये कि इससे हमें पता चलता अगर कोई सस्पेक्ट है, जाई वारदात पे बेटा उसने कोई सबूत छोड़ा, उसने उसका हेयर फॉलिकल वहां पे था या सीमेंट का ड्रॉप था या ब्लड का कोई ड्रॉप था, हम उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर बेटा सस्पेक्ट के साथ इसको मिलाते हैं। अगर डीएनए मिला तो सस्पेक्ट बर्बाद, खत्म हो गया, सजा का हकदार है। इसी तरह बेटा किसी किसी जगह पैटर्नल इश्यूज है, मैटरनल इश्यूज है। सपोज कोई बेटा शाबाश औरत कहती है कि ये बच्चा जो मेरा है ये फलानी शख्स का है, और वो शख्स बेटा मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये बच्चा मेरा है, तो ये औरत क्या करती है, ये पुलिस को या कानून को अप्रोच करती है, कोर्ट को अप्रोच करती है, और कोर्ट फिर ऑर्डर देता है कि आप बच्चे का डीएनए और बाप का डीएनए निकालो, और उसके बाद अगर ये मैच हुआ तो बेटा ये इसका कानूनी बाप है, ये इसका हकीकत में बेटा बाप है। दुनिया की कोई ताकत बेटा अब इसको इस चीज से बेटा शाबाश छुटकारा नहीं दिला सकती। ये कितना भी चाहे कि झूठ बोले कि ये मेरा बच्चा नहीं, बेटा डीएनए फिंगरप्रिंट मैच हुआ तो अब बेटा इसको दुनिया की ताकत कोई नहीं बचा सकते, इसको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा बच्चा है।
तो सच इज द बेटा फंक्शन या सच इज द शाबा बेटा इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो अल्टीमेट बेटा यूजेज है वो यही है। अब देखना यह है कि जैसे फिंगरप्रिंटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक साइंस में, उसी तरह बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी हम इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में करते हैं। और इसको पहली बार एक डॉक्टर ने, एक शाबाश साइंटिस्ट ने पहली बार बेटा शाबाश डेवलप किया, जिसका नाम था प्रोफेसर एलेक जेफरी। इसको बेटा आप नीट के लिए याद रखोगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहली बार किसने डेवलप की, तो आंसर लिखेंगे बेटा प्रोफेसर एलेक जेफरी। और अगर आपके बेटा 12th एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तो इसी तरह बेटा आप स्टार्ट करेंगे। अब बेटा यहां पे हमें देखना है ना कि हमें दो लोगों का डीएनए मैच करना है ना। अब देखना यह है कि इस डीएनए की मैचिंग कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये अगला पॉइंट बेटा आप एग्जाम में लिखोगे अगर बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। ये क्या है ये रिपीटेटिव डीएनए? इसी पे बेटा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ये क्या है अभी बेटा मैं ये पत्ते नहीं खोलूंगा। तो आज के बाद बेटा याद रखना कि अगर हमें दो लोगों का डीएनए मैच करना है तो हमें बेटा इस पे रिपीटेटिव डीएनए पे ज्यादा सहारा लेना पड़ता है। क्यों वो बाद में बोला जाएगा। फिलहाल ये पॉइंट बेटा तीसरा पॉइंट मुझ पे कर्जा है। अगला पॉइंट, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3 into 10⁹ बेस पेयर्स। अब बेटा यहां पे एक कातलाना पॉइंट है जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर मुझे दो लोगों का डीएनए बेटा मैच करना है, समझ में आ गया? तो अब देखना यह है ना कि अगर बेटा शाबाश हमें मैच करना है, ये ना आखिर किसी मिलूं तभी तो बेटा अगर जाय वारदात पे मुझे कोई सैंपल मिला कातिल का, चाहे वो उसका ब्लड था, चाहे उसका हेयर फॉलिकल था, चाहे उसका सीमेन था, मुझे सस्पेक्ट के साथ बेटा इसको शाबाश मैच करना है ना। तो सस्पेक्ट का अगर जाय वारदात पे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ किसी भी सैंपल से और ये सस्पेक्ट के सैंपल के साथ मिल रहा है, तो एट दैट टाइम बेटा ये सस्पेक्ट जो है ये बेटा अब जुर्मवार बन गया। पर पंगा ये है कि जब हम एक ह्यूमन जीनोम देखते हैं, एक इंसान का डीएनए देखते हैं सेल में, उसके सेल में जो डीएनए होता है उसमें कुल मिला के कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 into 10⁹ बेस पेयर्स। बेस पेयर मींस आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, मैंने ही पढ़ा है। एडेनिन थाइमिन के साथ बेस करता तो ये बेस पेयर हुआ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस करता तो बेस पेयर है। मगर एक पंगा, नियरली 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या मैं अब आपके सामने एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊं? आंकड़ा ये है कि अगर हम दो इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान बेटा रह रहे हैं, 7 अरब लोग रहते हैं इस दुनिया में, अल्लाह पाक की कसम हर किसी इंसान में 99.9% डीएनए मिलता है। सो बेटा अगर कत्ल किया तो फंसा ना सही, क्योंकि 99.9% डीएनए जो है वो हर किसी शख्स में मिलता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं हम पूरा डीएनए मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा डीएनए बेटा लोगों के बीच में मैच करोगे 99.9% बेटा मिलेगा। सो दैट मींस कि अगर किसी ने कत्ल किया, दुनिया में जितने भी लोग हैं 99% डीएनए बेटा इनका मिलेगा। तो फिर हम कैसे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हर किसी इंसान का 99.9% डीएनए मिलता है तो कैसे हम बेटा डिफरेंशिएट करेंगे? आज थोड़ी ना बेटा 0.1%, यही 0.1% डीएनए जो डिफरेंट है ना लोगों में। तो यही बेटा ओनली 0.1% ऑफ डीएनए व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स 3 into 10⁶ बेस पेयर्स आर डिफरेंट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो जो डिफरेंट होगा, समझ में आ गया, उसी तो से हमें डिफरेंस पता चलेगी ना बेटा, उसी से हम पता चलाएंगे ना। खाम खाम बेटा बेचारा हर कोई नहीं फंसेगा। सो हमें काम करना पड़ता है 0.1% पे, जो हर किसी इंसान में बेटा डिफरेंट है। सपोज ये बेटा एक बंदा है, लेट दिस बंदा इज राम, और ये दूसरा बंदा है और इस बंदे का नाम है श्याम। अब इस राम ने बेटा कत्ल किया, ये बेटा जुर्मवार है, तो इस राम और श्याम के बीच में 99.99% डीएनए मिल रहा है ना। सो इसमें को डीएनए मैच करें, अगर हम इस पार्ट पे मैच करेंगे, राम बेटा कत्ल किया, श्याम भी फंस जाएगा ना बेचारा, क्योंकि इन दो लोगों का बेटा डिफरेंट, जितने भी लोग इस दुनिया में 99.9% डीएनए उनका मिल रहा है ना। सो हमें काम खाली उस पॉइंट पे करना है 0.1% पे, क्योंकि 0.1% जो डीएनए है वो राम और श्याम में क्या बेटा डिफरेंट। तो अगर ये 0.1% डीएनए राम के साथ मिल रहा है, सपोज सैंपल कोई था जो जाय वारदात पे मिला,
अब इस सैंपल में बेटा जो डीएनए हमने निकाला, अगर जो 0.1% डीएनए मिल रहा है राम के 0.1% डीएनए के साथ, यही तो कातिल है। क्योंकि ये 0.1% डीएनए जो होता है, यही तो डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों में। तो इसी पे तो हमें काम करना पड़ता है। नहीं तो बेटा अगर हम 99.9% पे काम करेंगे तो दुनिया का हर कोई इंसान फंसेगा। कत्ल एक ने किया तो सूली पे बेटा सारे दुनिया के लोगों को चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए एलेक्स जेफरी ने खाली उस पार्ट पे काम किया विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड दैट इज इक्वल टू 0.1%। मगर बेटा अगर हम यहां पर देखेंगे कुल मिला के डीएनए में कितनी बेसिस होती है? 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। उसके बाद बेटा जब 3 into 10⁹ बेस पेयर्स है, इसमें खाली एक 0.1% डीएनए है ना, विच इज डिफरेंट या विच वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और इस 0.1% में भी कितनी बेसिस आती है बेटा? 3 into 10⁻⁶ बेसिस। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि आउट ऑफ 3 into 10⁻⁹ base pairs which are present in the DNA of human being, only 0.1% of DNA that constitutes 3 into 10⁻⁶ base pairs are different among different individuals। मगर बेटा जो 3 into 10⁻⁶ base pairs है, इतना लार्ज नंबर, imagine is compare करती इतना लार्ज नंबर। सो अब बेटा एलेक्स जेफरी ने क्या किया, उसने इस 0.1% में भी एक खास किस्म के डीएनए को सिलेक्ट किया and that DNA is called as repetitive DNA and satellite DNA। so आज के बाद बेटा याद रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समझ में आ गया, हमें बेटा सैंपल को मैच करना होता है ना विद द सस्पेक्ट को। जो सैंपल का 0.1% है वो मैच होना चाहिए ना बेटा सस्पेक्ट के 0.1% के साथ। मगर बेटा इस 0.1% में कितनी बेसिस आती है? 3 into 10⁻⁶। और इनको कंपेयर करना, सिमिलर बेटा कंपेयर करना, कंपैरिजन करना बहुत बड़ा मुसीबत है। 3 into 10⁻⁶ base pairs। So even beta we can't compare 0.1% of DNA which is different among the two individuals, क्योंकि ये भी बेटा एक लंबा पार्ट होता है डीएनए का। तो इसीलिए फिर एलेक्स जेफरी ने इसमें भी क्या किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर 3 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स। Thus, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequences called repetitive or satellite DNA। So, आज के बाद बेटा याद रखना, जब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, क्या हम 99.9% पे फोकस करते हैं कि 0.1 पे? 0.1% पे, क्योंकि वही तो डिफरेंट है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। यहीं पे तो आपको बेटा वेरिएशंस आएंगी, यहीं पे तो आपको पता चलेगा कि जो सस्पेक्ट होगा, समझ में आ गया, जहां पे जाई वारदात पे बेटा आपको सैंपल टिश्यू मिला इसका बेटा जिसने कत्ल किया है, उसके बाद अगर आप इसको सस्पेक्ट के साथ मिलाओगे, ये तभी मिलेगा ना बेटा जब वो 0.1 सैंपल जो आपको वहां पर मिला वो 0.1% डीएनए के साथ मिलेगा। किसके? सस्पेक्ट के। तभी तो ये बेटा कातिल है ना। नहीं तो दुनिया का कोई कानून इसको कातिल नहीं बता देगा अगर इसका 0.1% जो सैंपल से आपने लिया जाए वारदात पे, वो इस बेटा सस्पेक्ट के सैंपल के साथ मिलेगा। तो मिलना तो चाहिए, और 0.1% भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है डीएनए का। इनको कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बेटा एलेक्स जेफरी ने इस 0.1% में भी एक खास किस्म के डीएनए फ्रेगमेंट्स को सिलेक्ट किया एंड दोज आर कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसकी मैचिंग करते हैं बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश, सैटेलाइट डीएनए की। क्या ये सैटेलाइट डीएनए बेटा 99.9% को बिलोंग करता है कि 0.1% को? 0.1% को। अगर सैटेलाइट डीएनए बेटा सैंपल और बेटा सस्पेक्ट के बीच में, सस्पेक्ट के सैंपल में मैच हुए, फंस गया बेटा ये। अगर ये सैटेलाइट डीएनए मैच नहीं हो रहा है सैंपल और सस्पेक्ट के सैंपल पे, तो बेटा ये सस्पेक्ट बच गया। हम जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं 0.1% पे हम फोकस करते हैं, और 0.1 फोकस में हम खाली डीएनए के उन पार्ट्स पे काम करते हैं, उन सेगमेंट्स पे काम करते हैं जहां पे रिपीटेटिव डीएनए होता है या सैटेलाइट डीएनए होता है। अब क्वेश्चन उठा कि सर इतना तो हमें समझ में आया कि 0.1% में भी हम बेटा चॉइस लगाते हैं, किस पे काम करते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सर अब हमें खुदा के लिए बोलो कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है या रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है। आप बेटा इसका पहला स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शॉर्ट नोट आएगा तो ये नोट आपको लिखना पड़ेगा और बराबर बेटा इंशाल्लाह आपको 3 मार्क्स आएंगे। अब बेटा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब तो आपको इसको इलॉबरेट करना पड़ेगा। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा।
तो नेक्स्ट स्लाइड अब हम आएंगे कि सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए होता क्या है। तो चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए बेटा यहां पर गौर से देखिएगा सैटेलाइट डीएनए। अब मैं सैटेलाइट डीएनए पे फोकस कर रहा हूं। सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ टैंडमली रिपीटिंग बेसिस एंड इट्स अ नॉन कोडिंग इन नेचर। आप बेटा खुदा के लिए यहां पे नजर रखिएगा कि ये सैटेलाइट डीएनए होता क्या है। देखिए बेटा गौर से यहां पर मैं स्क्रीन को ला रहा हूं, नया स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं आपके साथ ताकि बेटा आपको इस सैटेलाइट डीएनए के बारे में बताओ। सपोज बेटा ये मेरा डीएनए का एक फ्रैगमेंट है, एक स्ट्रैंड है एंड दिस स्ट्रैंड इज 5 डैश 3 डैश, दिमाग बराबर रखना। और ये दूसरा स्ट्रैंड है, नाउ दिस स्ट्रैंड इज 3 डैश 5 डैश। पढ़ा चुका हूं बेटा, बॉटनी में आपको पढ़ाया गया और इवन मैंने जेनेटिक्स में भी आपको ये पढ़ाया। उसके बाद बेटा आपको पता अगर यहाँ एडेनिन है यहाँ क्या होगा थाइमीन, यहाँ साइटोसिन है यहाँ क्या होगा ग्वानिन। उसके बाद बेटा यहाँ ग्वानिन है यहाँ क्या होगा साइटोसिन, यहाँ थाइमीन है यहाँ क्या होगा एडेनिन। यही तो आपको बोला गया है ना बेटा। अब अगर आप गौर से बेटा यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं एक चालाकी अब कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। सी सी जी जी सी सी जी जी सी सी जी जी। तो यहां पे होगा ना बेटा शाबाश जी जी, नजर बराबर नजर बराबर, सी सी जी जी सी 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 सॉरी जी जी सी एंड सी। जरा बेटा गौर से देखिएगा ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है या रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है। अगर बेटा डीएनए में किसी जगह बेसिस रिपीट हो रही है, सी सी जी जी सी सी जी जी सी सी जी जी, तो बेसिस बेटा रिपीट हो रही है ना। एट दैट टाइम जहां पर डीएनए के सेगमेंट में बेसिस बेटा रिपीट हो रही है, सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए। और इसी डीएनए को बेटा शाबाश हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कंसल्ट करते हैं। क्यों, ये भी बेटा आगे जाके आपको पता चलेगा, पर फिलहाल तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वहां पर बेटा हम 0.1% को कंसल्ट करते हैं। और उस 0.1% में भी हम कंसल्ट किसको करते हैं बेटा, सैटेलाइट डीएनए को। एंड व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? सैटेलाइट डीएनए वो पार्ट होता है डीएनए का जहां पे बेस सीक्वेंसेस जो है वो रिपीट हो जाती है। जैसे साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन, तो बेसिस बेटा रिपीट हो रही है ना। तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज सैटेलाइट डीएनए। सो होप बेटा अब आपको पता चला कि सैटेलाइट डीएनए हम किसको कहते हैं और इसी को बेटा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। कंपेयर करते हैं बिटवीन द सैंपल जो हमें बेटा जाय वारदात पे मिला एंड बिटवीन द सैंपल ऑफ द सस्पेक्ट जिस पे हमें शक है। अगर ये सैटेलाइट डीएनए मिले, समझ में आ गया, तो बर्बाद हो गया बेटा वो जो जिस पे बेटा सस्पेक्ट है, अब वो बेटा शाबाश सजा का हकदार बन गया। तो ये था बेटा सैटेलाइट डीएनए। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। Satellite DNA consists of a randomly repeating basis and it's a non-coding in nature। अब बेटा जहां यहां पे नजर रखिए, जहां पर भी आज के बाद आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा। व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? जहां पे रिपीटेटिव बेसिस होंगे। अल्लाह पाक की कसम बेटा जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये कभी भी फंक्शनल नहीं होता है, ये कभी भी एक्टिव नहीं होता है, ये कभी भी एमआरएनए नहीं बनाता है, ये कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है। सो दैट मींस कि नॉन कोडिंग रीजन होता है, ये कोई प्रोटीन वोटीन बनाता नहीं है। तो आज के बाद बेटा सैटेलाइट डीएनए में कितने पॉइंट्स याद रखे? दो। सर यहाँ पे बेसिस क्या होते हैं? रिपीटेड बेसिस होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं और ये नॉन कोडिंग एरिया होता है। यहाँ पे कोई भी शाबाश बेटा प्रोटीन बनता नहीं है। इस सेगमेंट से, इस पार्ट ऑफ डीएनए से, सैटेलाइट डीएनए से, रिपीटेटिव डीएनए से कभी भी कोई प्रोटीन बनता नहीं है, फंक्शनल एमआरएनए नहीं बनता। उसके बाद द पीक्स ऑन ए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हेल्प्स टू सेपरेट द रिपीटेटिव पार्ट फ्रॉम द बल्क डीएनए। Here the bulk DNA forms the major peak while the small peaks are called as satellite DNA। बराबर टेक्स्ट बुक का बेटा पॉइंट वाला बोल रहा हूं, गौर से देखिएगा। अगर अब कोई चाहता है कि सर मैं इस सैटेलाइट डीएनए को अलग निकालूंगा, कैसे? आप इस सैटेलाइट डीएनए को कैसे अलग निकालोगे? तो देखिए बेटा हम क्या करते हैं। आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का नाम सुना है? मैं नहीं बोला है। सपोज बेटा ये मेरे पास यहां पर गौर से देखिएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 डैश 3 डैश और ये 3 डैश 5 डैश है। और ये रीजन जो यहां पर है जिसको मैं रेड कलर से बेटा आपके सामने ला रहा हूं, ये रिपीटेटिव डीएनए है।
ये सैटेलाइट डीएनए। अब मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस डालूंगा तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस अब बेटा इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े करेगा, जो आपने पढ़ा था जब आपको बेटा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई गई थी, तो इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े करेगा। उसके बाद अब मैं इस डीएनए का जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए सेंट्रिफिकेशन करूंगा, जैसे आपने बेटा मिचेल्सन एंड सेथल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जहां पर सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया होगा फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है कि अब हम बेटा जब डीएनए के टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में डालते हैं, सो जो बेटा सेगमेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग कैसे? वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज बेटा अब अलग अलग बेटा शाबाश अलग अलग जगह शाबाश सेगमेंट हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं बेटा कि जो रिपीटेटिव डीएनए है ये जब अलग हो जाता है, सेंट्रिफिकेशन जब हम करते हैं इस डीएनए की, जिसको हमने अभी अभी बेटा किससे ट्रीट करवाया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इससे बेटा शाबाश जो बल्क डीएनए है और रिपीटेटिव डीएनए वो अलग निकला ना। बल्क डीएनए वो डीएनए होता है शाबाश जिसमें क्या होता है बेटा कोडिंग एरियाज, और सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है मेजर पार्ट जिसमें बेटा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है और नॉन कोडिंग एरिया होता है, एमआरएनए नहीं बना पाता है। सो जब सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो ये सैटेलाइट डीएनए बेटा अलग निकलता है और बल्क डीएनए क्या निकलता है? अलग। सो ये अब सैटेलाइट डीएनए अलग और ये बल्क डीएनए अलग। मगर अल्लाह पाक की कसम है आपको, आपके डीएनए में ज्यादा बल्क डीएनए कि सैटेलाइट डीएनए? बल्क डीएनए। तो इसीलिए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रिफिकेशन ये सैटेलाइट डीएनए अलग निकलेगा और बल्क डीएनए अलग निकलेगा। जो बल्क डीएनए वो मेजर पीक बनाएगा क्योंकि ये ज्यादा होता है, और जो आपका सैटेलाइट डीएनए है ये क्या बनाएगा? माइनर पीक या स्मॉल पीक। तो आज के बाद बेटा अब आप कहोगे ना सर अगर मुझे अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, मैं सैटेलाइट डीएनए अलग काढूं ताकि पत्करन भी सैटेलाइट डीएनए कंपेयर शाबाश कमिस विद द डीएनए विद द सैटेलाइट डीएनए ऑफ सस्पेक्ट। सो आपको बेटा सस्पेक्ट का भी डीएनए सैटेलाइट डीएनए अलग निकालना पड़ेगा, और जो सैंपल आपको जाए वारदात पे मिला उससे भी आपको बेटा सैटेलाइट डीएनए अलग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? डीएनए से आप कैसे सैटेलाइट डीएनए 0.1% से अलग निकालोगे? बहुत आसान, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस दे दो, डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद इसकी सेंट्रिफिकेशन कर लो और जो सैटेलाइट डीएनए है ये अलग निकलेगा और बल्क डीएनए अलग। उसके बाद हम खाली काम किस पे करेंगे बेटा? सैटेलाइट डीएनए पे। अब हमने बेटा सैंपल से जाए वारदात पे जो सैंपल मिला, चाहे वो बेटा इस सस्पेक्ट का ब्लड था, चाहे इसका सीमेंट था, चाहे वहां पे इसका हेयर फॉलिकल गिरा था, अब बेटा जो सस्पेक्ट है उसके सैंपल के साथ हम बेटा निकालेंगे सैटेलाइट डीएनए, और सैंपल जो जाए वारदात पे मिला उससे भी सैंपल बेटा सैंपल से हम सैटेलाइट डीएनए निकालेंगे, और उसके बाद इन दो सैटेलाइट डीएनए को कंपेयर करेंगे। अगर ये कंपैरिजन में बेटा बराबर आए, सेम आए, तो सस्पेक्ट बेटा उम्मीदवार हुआ सजा का। दुनिया की कोई ताकत बेटा अब इसको सजा से नहीं बचाएगी। सो इस बेसिस पे हम सैटेलाइट डीएनए को अलग निकालते हैं थ्रू सेंट्रिफिकेशन। उसके बाद बेटा अब गौर से देखिएगा, जो ये सैटेलाइट डीएनए है इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन बेस करती है कि इसकी बेस कंपोजिशन क्या है। क्या रिपीटेटेड बेसिस ज्यादा एडेनिन थाइमिन है कि साइटोसिन गुआनिन है? उसके बाद बेटा इसमें नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स कितने हैं, इसकी लेंथ कितनी है। तो इसके लिहाज से जो सैटेलाइट डीएनए है वो बेटा दो किस्म का होता है, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। सो आज के बाद बेटा आपको पता चला ना कि सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें रिपीटेड बेसिस होती है, साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन गुआनिन, या एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन। सो रिपीटेटिव बेसिस है, तो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना बेटा ये दो किस्म का होता है, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन किस लिहाज से होती है, हम किसको माइक्रो सैटेलाइट कहेंगे और किसको मिनी सैटेलाइट कहेंगे? तो बेटा ये डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स कितने हैं, उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिहाज से बेटा हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा, ये टेक्स्ट बुक में बेटा ये पॉइंट भी लिखा है, ये पॉइंट भी लिखा है, और दूसरा पहला पॉइंट भी लिखा है। सो शाबाश बेटा, व्हाट सैटेलाइट डीएनए? सर सैटेलाइट डीएनए इज दैट डीएनए इन विच bases are repeated and it is a non-coding area, and we can shabba beta separate this satellite DNA या extract this satellite DNA from the rest of the DNA through centrifugation. उसके बाद सर जो सैटेलाइट डीएनए है ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, कितने यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार ये बेसिस रिपीट हो रही है, इसकी लेंथ क्या है, उसके लिहाज से सैटेलाइट डीएनए दो किस्म के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स।
माइक्रो मींस इंतहाई छोटे, और मिनी सैटेलाइट्स मींस ये माइक्रो सैटेलाइट से थोड़ा बहुत बड़े होंगे लेंथ। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, जल्दी जल्दी। अभी मैं सैटेलाइट डीएनए डिस्कस कर रहा हूं। ये क्या है? चलिए, अब सैटेलाइट डीएनए दो किस्म है बेटा, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। सबसे पहले अब हम लेंगे माइक्रो सैटेलाइट और देखेंगे बेटा ये माइक्रो सैटेलाइट क्या है। इट्स अ ट्रैक्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, ये तो आपको पता है, इन विच बेस पेयर्स इन लेंथ वेरीज फ्रॉम या रेंजेस फ्रॉम, यहां रेंजेस लिखना बेटा, रेंजेस फ्रॉम 1 to 6 एंड आर टिपिकली, यहां एंड लिखना, एंड आर टिपिकली रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स। बेटा खुदा के लिए अब यहां पर नजर रखिएगा, खुदा के लिए प्लीज नजर रखिएगा। अगर तु वुचो ना युस येतस बेटा मैं मिन माइक्रो सैटेलाइट ना बनोमुत, दिस इज माइक्रो सैटेलाइट टी ए टी ए टी ए टी ए टी ए। सो अगर आप गौर से देखेंगे इसमें बेटा टी ए टी ए टी ए रिपीट हो रहा है ना, सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड अ डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट। क्योंकि बेटा अब यहां पर जो बेसिस रिपीट हो रही है वो 1 to 6 हो रही है। यहां पर कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। समझ में आ गया? अगर बेटा ये 3 बार रिपीट होगा, जरा गौर से देखिएगा, जीटीसी फिर जीटीसी फिर जीटीसी फिर जीटीसी फिर जीटीसी फिर जीटीसी, एट दैट टाइम वी कॉल्ड इट ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अगर 4 बार रिपीट होगा, जरा ऐसा देखिए बेटा, सी टी ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी। सो यहां पर बेटा ये बेसिस कितनी बार रिपीट हो रही है? 4 बार। इसी तरह बेटा ये 5 बार हो सकता है या 6 बार हो सकता है। अगर बेटा 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट। अगर 3 बेसिस रिपीट हो रही है तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट। अगर 4 बेसिस रिपीट हो रही है बार बार तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बेटा माइक्रोसैटेलाइट। अगर 5 बेसिस रिपीट बार बार हो रही है तो एट दैट टाइम पेंटा न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट। अगर 6 बेसिस बेटा बार बार रिपीट हो रही है तो हेक्सा न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट। सो यही तो मैंने लिखा कि यहां पे बेस पेयर्स इन लेंथ जो है रेंजेस फ्रॉम 1 to 6, 1 या 6, एक बेस एक बार, या 2 बेसिस या बेसिस 2 बार, सेम बेसिस 2 बार, ठीक, या 3 बार या 4 बार या 5 बार या 6 बार। उसके बाद टिपिकली रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स। जरा गौर से देखिएगा बेटा, इट्स नॉट डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट, कछु बेसिस रिपीट गसान, जिस बेसिस ना रिपीट गसान। ये बेटा एक बार रिपीट हुई ना, 1 2 3 4 5, so on and so on. It can go up to 50. So या तो ये 5 से 50 बार तक बेटा बार बार रिपीट हो रही है 2 बेसिस। सो अगर बेटा 2 बेसिस, 3 बेसिस, 4 बेसिस, 5 बेसिस, 6 बेसिस रिपीट हो रही है 5 to 50 टाइम्स, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज माइक्रो सैटेलाइट। ये समझ लो बेटा, ये बड़े बड़े तुर्रम खानों के दिमागों में घुसता नहीं है पॉइंट। माइक्रो सैटेलाइट हम किसको कहते हैं? जहां पर बेसिस रिपीट हो रही है, या तो 1 बेस या 2 बेस या 3 बेस या 4 बेस या 5 बेस या 6 बेस बार बार रिपीट हो रही है 5 to 50 टाइम्स, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज माइक्रो सैटेलाइट। सो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, जो एक डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट मैंने यहां पर बनाया है, अगर आप गौर से देखेंगे, टी ए 2 बेसिस रिपीट हो रही है ना, टी ए टी ए टी ए टी ए टी ए, कितनी बार रिपीट हो रही है? 5 बार। ये 6 बार भी रिपीट हो सकती है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 50 बार भी ये रिपीट हो सकती है। सो अगर ये 5 से 50 बार 2 बेसिस, 3 बेसिस, 4 बेसिस, 5 बेसिस या 6 बेसिस रिपीट हो रही है, तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज माइक्रो सैटेलाइट। नजर था। माइक्रो सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। इनको हम बेटा एक और नाम देते हैं, टेक्स्ट बुक में सारा लिखा है बेटा, एसटीआरस और सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, एसएसआरस। सो आज के बाद बेटा अगर आपको कोई कहेगा कि जो माइक्रो सैटेलाइट्स है उनका एक और नाम क्या है, तो आंसर देना शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। Microsatellites occur at thousands of locations within the human genome. ये माइक्रोसैटेलाइट्स आपके डीएनए में हजारों जगह हमें मिलते हैं। सो बेटा व्हाट्स माइक्रोसैटेलाइट? सर अगर 1 2 3 4
5 या 6 बेसिस बार बार रिपीट हो रही है 50 to 50 टाइम्स, 5 to 50 टाइम्स, so at that time we call it as micro satellite. चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, जल्दी लीजिएगा बेटा इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला मिनी सैटेलाइट, नजर बराबर रखो बेटा। अब मिनी सैटेलाइट क्या होता है? इट्स अ ट्रैक्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए इन विच बेस पेयर्स इन लेंथ फ्रॉम 11 to 60 are typically repeated 5 to 50 times. नजर रखो बेटा, 1 to 6, ये क्या 11 to 60। देखिए 11 to 60 क्या मतलब हुआ? यहां पर बेटा बेसिस जो है 11, 12, 13 अप टू 60 बेसिस रिपीट हो रही है 50 to 5 to 50 टाइम्स। जैसे बेटा अगर मैं यहां पे लूंगा खुदा के लिए बेटा, अब यहां पे नजर सारे बच्चे रखेंगे ताकि बेटा आपको मैं एक आइडिया दूं। ए टी 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 ए सी सी सी। कितनी बेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चले 11 ही दिखाएंगे बेटा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, तो 11 पे ही आपको लिया जाएगा। जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा प्लीज बेटा, सारे बच्चे यहां पे खुदा के लिए नजर रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं तो मैं 60 तक जा सकता हूं, मैं 11 ही लाऊंगा। अब बेटा यहाँ पे 11 बेसिस है। उसके बाद अब और देखिए बेटा, प्लीज नजर रखिएगा। ए टी 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 ए। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इनको ब्लैक कलर से दिखाऊंगा उससे आपको ज्यादा अच्छा ये लगेगा। समझो बेटा, समझो। उसके बाद बेटा अब मैं एक और कलर से लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ए टी 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 ए। जरा गौर से देखिएगा बेटा, इस ना आखिरी रिपीटेशन कितनी बेसिस रिपीट है? 11 बेसिस का बना है। उसके बाद यही 11 बेसिस बेटा और रिपीट हो रही है ना, उसके बाद ये 11 बेसिस और रिपीट हो रही है ना सिमिलर फैशन में। अगर बेटा 11 से 60 बेसिस रिपीट हो रही है सिमिलर फैशन में 5 to 50 टाइम्स, यहां पर मैंने कितनी बार दिखा है? 1 2 और 3। अगर ये 5 to 50 टाइम्स बेटा ये सिमिलर बेसिस रिपीट हो रही है, so at that time it's called as mini satellite. So how can you differentiate micro satellite from mini satellite? माइक्रो सैटेलाइट में भी बेसिस रिपीट होती है, मिनी सैटेलाइट में भी बेसिस रिपीट होती है। फर्क ये कि माइक्रो में शाबाश बेसिस रेंज करती है 1 to 6 एंड दे आर रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स, मगर यहाँ पे बेसिस बेटा शाबाश 11 से 60 तक जा सकती है। तो इसलिए मिनी सैटेलाइट का जो लेंथ होता है वो लंबा होता है देन माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट में रिपीटेशन होती है शाबाश बेटा सिमिलर बेसिस की 1 to 6 टाइम्स, और वो रिपीट होती है 5 to 50 टाइम्स। मगर यहां पर बेटा सेम बेसिस होती है 11 to 60, समझ में आ गया, और वो रिपीट होती है 5 to 50। सो माइक्रो और मिनी में यही फर्क है कि वहां पे बेटा सेम बेसिस जो है शाबाश बेटा वो 1 2 3 4 5 6 से हो सकती है और रिपीट होगी 5 to 50 टाइम्स। मगर यहां पर बेटा सिमिलर बेसिस होती है, वो 11 से 60 तक हो सकती है और वो रिपीट होती है 5 to 50 टाइम्स। इसलिए बेटा मिनी सैटेलाइट का लेंथ क्या होता है? लंबा। They are arranged randomly in many copy numbers which varies from chromosome to chromosome in an individual. Mini satellites show high degree of polymorphism. इस पॉइंट पे बेटा अब दाव लगेगा। Because of high mutation rate and diversity in the population, therefore they are mostly used in DNA fingerprinting. अब अगर आपको कोई कहेगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, हमारे पास डीएनए था ना, तो डीएनए में हम 99.9% डीएनए को छेड़ते नहीं है। फिर इस 99.1 बेटा 9% को जब छेड़ते नहीं है तो फिर हम खाली किसके साथ छेड़ते हैं? 0.1% में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और इस 0.151% में भी हम किसके साथ बेटा खाली छेड़ते हैं? सैटेलाइट डीएनए में। और सैटेलाइट डीएनए अब कितने किस्म का है? 2, माइक्रो एंड मिनी। और बेटा इस सैटेलाइट डीएनए में भी हम खाली किसके साथ छेड़ते हैं? मिनी डीएनए के साथ या मिनी सैटेलाइट डीएनए के साथ। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है वहां पर बेटा जो सैंपल हमें जाई वारदात से मिलता है, हम सैटेलाइट डीएनए वहां से निकालते हैं ना, और फिर जो सस्पेक्ट होता है उसके डीएनए से सैटेलाइट डीएनए कहां निकालते हैं? बाहर। फिर उन दो सैटेलाइट डीएनए को कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर हुए, अगर सिमिलर है तो बेटा ये फंसा, सस्पेक्ट फंसा।
मगर इस सैटेलाइट डीएनए में भी हम किस पे फोकस करते हैं, मिनी पे कि माइक्रो पे, मिनी सैटेलाइट पे। तो आज के बाद अगर आपको एंट्रेंस में नीट में क्वेश्चन आएगा कि जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है उस टाइम किस किस्म के डीएनए को कंसल्ट किया जाता है फॉर मैचिंग, तो पहला ऑप्शन होगा माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा ऑप्शन होगा मिनी सैटेलाइट, तीसरा ऑप्शन होगा बल्क डीएनए, चौथा होगा नन। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसलिए बेटा इनको हम एक और नाम देते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी हम इसको कहते हैं। इस पे नजर रखना। अब क्वेश्चन उठेगा, सर हम क्यों इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स को लेते हैं, हम क्यों कंपैरिजन के लिए मिनी सैटेलाइट्स को ही लेते हैं, माइक्रो को क्यों नहीं? मिनी सैटेलाइट सजना लेंगे ज्यादा सा है कि नहीं बेटा। उसके बाद इसमें जब लेंथ ज्यादा है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के आने के चांसेस क्या लगेंगे, ज्यादा। सर अब हमें पता चला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम आमतौर मैचिंग किसकी करते हैं, सैटेलाइट डीएनए की, और सैटेलाइट डीएनए में किसकी बेटा, मिनी सैटेलाइट की। मगर सर अब हम क्यों इस मिनी सैटेलाइट को ही पकड़ लेते हैं, क्यों हम इस सैटेलाइट डीएनए में मिनी सैटेलाइट डीएनए को ही पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा डिग्री होती है किसकी बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म की। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तलाया बेटा योर कुन थे खुदा सन खत रखा पॉलीमॉर्फिज्म के ना वेरिएशन। सो अगर बेटा मैंने कत्ल किया खुदा ना खास्ता, अब जब मैंने कत्ल किया, अब जाई वारदात पे मेरा सैंपल कोई बाल गिरा या मेरे ब्लड का कोई कतरा गिरा, क्यों क्यों कैसे ब्लड का कतरा गिरा, सपोज बेटा जब मैं कत्ल किसी का कर रहा था खुदा ना खास्ता, तो उसके और मेरे बीच में हाथापाई हो गई, उसने मेरे बालों को पकड़ा और इसी बीच में मेरे बाल का कोई टुकड़ा नीचे गिरा, या उसने बेटा मुझ पे भी हमला किया तो मेरे खून का कोई कतरा गिर गया, पर उसके बाद में उस पर हावी हो गया और मैंने उसको मार डाला। उसके बाद बेटा ये सैंपल जो मेरा, अब तो मुझे भागना है क्योंकि मैंने जाई वारदात पे बेटा कत्ल किया, अब मैं भाग रहा हूं। अब जब वहां पर मेरा बाल है, मेरा खून का कतरा है, तो अब जब पुलिस आएगी वो मेरे बाल को वहां पर लेगी या खून के कतरे को लेगी जो कातिल होगा। उसके बाद बेटा अब इस डीएनए से, इस बाल से डीएनए निकाला जाएगा, अब इस खून के कतरे से डीएनए निकाला जाएगा। उसके बाद डीएनए से किस पे बेटा फोकस किया जाएगा, सैटेलाइट डीएनए पे, और सैटेलाइट डीएनए से क्या बाहर निकाला जाएगा, मिनी सैटेलाइट। उसके बाद बेटा अब जो एक कातिल है जिसका कत्ल हुआ, उसकी फैमिली को बुलाया जाएगा, पुलिस उसकी फैमिली को बुलाएगी, बोलेगी बोलिए जी आपको किस पे शक है, आपको क्या लगता है कि आपके इस जिगर का या जो आपका फैमिली मेंबर है किसने इसका कत्ल किया होगा। तो बेटा फैमिली कहते हैं हमें फलानी पे शक है, फिस्तानी पे शक है, फिर उन तमाम सस्पेक्ट्स को बुलाया जाता है, चलिए बेटा 10 लोगों पे शक है, इन 10 के 10 लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद बेटा इन 10 के 10 लोगों से डीएनए सैंपल लिया जाता है और इन 10 के 10 लोगों के डीएनए से मिनी सैटेलाइट निकाला जाता है, और फिर इस मिनी सैटेलाइट को जाई वारदात पे बेटा जो मिनी सैटेलाइट है डीएनए का सैंपल मिला उसके साथ मिलाया जाता है। बेटा ये मिनी सैटेलाइट कैसा वेरी करो, अगर ये बेटा वेरी करने के, अगर ये बेटा रलान बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, अगर ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान मिलता होगा बेटा, खाम खाम है बेटा कोई बेगुनाह भी फंस सकता है ना। इसलिए बेटा दुनिया में अल्लाह पाक की कसम दो लोगों के मिनी सैटेलाइट्स नहीं मिलते हैं बेटा। हाँ अगर अब इनकी क्लोज रिलेशनशिप होगी, सपोज बेटा बाप है माँ है मैं हूं बेटा, मेरे मिनी सैटेलाइट जो है वो मेरे माँ बाप से बेटा मिलते होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा मैं उन्हीं से आया हूं ना, मेरे माँ ने मुझे बेटा ओवम दिया है, मेरे बाप ने मुझे स्पर्म दिया है, उसी स्पर्म और ओवम के जरिए मैंने बाप के और माँ के मिनी सैटेलाइट्स हासिल किए ना। पर वेरिएशन तो थोड़ी बहुत होगी पर ज्यादा नहीं। अब अगर कोई दो लोग हैं गैर है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो लॉजिक्स है कि उनके मिनी सैटेलाइट्स बेटा कभी भी मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बेटा ये सटीक टेस्ट है जिसमें बेटा शाबाश गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। इसलिए जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, अगर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट्स बेटा मिलेंगे जाई वारदात के सैंपल पे और सस्पेक्ट के सैंपल पे, जज बेटा आंखें बंद करके सजा सुना देता है। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये आंखों देखे सबूत से भी बड़ा सबूत माना जाता है, क्योंकि मिनी सैटेलाइट्स बेटा दो लोगों में मिलते नहीं है। हाँ बेटा बिटवीन रिलेटिव्स या बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, मगर बेटा जो रिलेटिव्स नहीं होंगे, जिनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगी या दूर के रिलेशनशिप में, ये मिनी सैटेलाइट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनमें एक चीज होता है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म।
अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए बेटा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब चलिए बेटा इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, अब हम पहले देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उससे आपको बेटा एक आइडिया डिजाइन होगा कि क्यों हम मिनी सैटेलाइट्स को ही पकड़ लेते हैं। क्योंकि ये दो लोगों में बेटा आमतौर मिलते नहीं है, आमतौर क्या कभी नहीं मिलते। हाँ अगर क्लोज रिलेटिव्स होंगे, माँ बाप, उनमें ही मिलता है। बच्चे में माँ बाप के साथ ये मिनी सैटेलाइट्स मिलते हैं। इसीलिए बेटा हम पैटर्नल इश्यूज को या मैटरनल इश्यूज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज बेटा कोई बच्चा है, अब ये इसकी माँ है और इसकी माँ कहती है कि ये इसका बाप है, मगर जो मर्द है वो कहता है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मेरा बच्चा ही नहीं है। अच्छा है ना बेटा पैटर्नल इश्यूज, हेरिडिटी इश्यूज आए ना। तो उसके बाद बेटा इस बच्चे का डीएनए निकाला जाता है और इस डीएनए से मिनी सैटेलाइट्स को निकाला जाता है। और जो बाप है जिसपे औरत बेटा कहती है कि इसका बाप है, अब बेटा ये मर्द नहीं मानता है कि ये मेरा बच्चा है, तो बेटा पुलिस क्या करती है, वो फोर्सफुली अब इस मेल से भी बेटा डीएनए निकालती है। और डीएनए जब निकालती है तो फिर इससे मिनी सैटेलाइट्स निकालती है। अगर बेटा इस बच्चे और इस बाप के मिनी सैटेलाइट्स मिले, 100% तो नहीं मिलेंगे, 90% मिले, 95% मिले, तो फंस गया बेटा ये, इसका तो बच्चा है। इसको तो बेटा अब इसको लेना पड़ेगा, इसको बेटा अपना बच्चा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में और माँ बाप के मिनी सैटेलाइट्स में शाबाश सिमिलरिटी होती है। क्योंकि बच्चा अपना मिनी सैटेलाइट्स कहां से हासिल करता है बेटा, माँ बाप से ही। डीएनए हम माँ बाप से ही हासिल करते हैं, तो मिनी सैटेलाइट्स भी माँ बाप से ही हासिल होंगे। Polymorphism are variations at the genetic level that arises due to mutation. देखिए बेटा आपको मैंने म्यूटेशन पढ़ाया, आपको मैंने डिजीज से रूबरू करवाया। जेनेटिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको डिजीज के साथ रूबरू करवाया। तो मैं वहां पे कहता था कि हमारा जो डीएनए है उसमें कंटिन्यूअसली बेटा म्यूटेशंस होती रहती है। चाहे वो पॉइंट म्यूटेशन हो जब स्किल सेल एनीमिया पढ़ा था, चाहे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जहां पे डिशन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपने पढ़ा था। तो बेटा आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो डीएनए है, चाहे वो बल्क डीएनए हो, कोडिंग डीएनए हो या नॉन कोडिंग डीएनए हो जिसमें सैटेलाइट डीएनए भी आता है, इसमें कंटिन्यूअसली म्यूटेशंस होती रहती है, बेस सीक्वेंस चेंज होती रहती है। In an individual, new mutations can arise either in somatic cells or germ cells. अब जो ये म्यूटेशंस बेटा हो रही है डीएनए में, या तो ये सोमेटिक सेल्स में होगी या फिर जर्म सेल्स में होगी। जर्म सेल में स्पर्म एंड ओवम। और आपको पता है जो म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में होती है, पढ़ा चुका था एवोल्यूशन में, जहां पर मैंने आपको लेमार्क का वाइजमैन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था बेटा, जहां पर मैंने आपको थ्योरी ऑफ म्यूटिलेशन पढ़ाई थी या थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म पढ़ाई थी। म्यूटेशंस होते रहते हैं बेटा, ये सोमेटिक सेल्स में होगी, ये जर्म सेल्स में भी होगी। और जर्म सेल आपको पता है स्पर्म और ओवम जर्म सेल है। मगर बेटा कौन सी म्यूटेशंस पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स? वो म्यूटेशन जो किसमें होंगी बेटा, जर्म सेल्स। क्योंकि हमारा माँ बाप हमें विरासत के तौर पे स्पर्म और ओवम देता है। अगर स्पर्म और ओवम के डीएनए में, जीनोम में कोई म्यूटेशन आएगी, डेफिनेटली वो बच्चे में पास ऑन हो जाएगी। If the germ cell mutation does not affect the individual's ability to reproduce, then it is passed to the next generation and thus spreads in the population with the frequency greater than 0.1 या 0.01। टेक्स्ट बुक का पॉइंट है बेटा, इस पे नजर रखो प्लीज बेटा। अब यहां पे नजर रखिएगा, खुदा के लिए बेटा यहां नजर रखिएगा। अगर सपोज ये म्यूटेशन जो है जो जर्म सेल में अब हुई, सपोज बेटा ये गई सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन, नजर रखो। अब ये मिनी सैटेलाइट में बेटा ये म्यूटेशन हो रही है। अब जब मिनी सैटेलाइट डीएनए में ये म्यूटेशन हुई, मिनी सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग रीजन या कशीर पर कहावत जदालत क्या करे अदालत, समझ में आ गया। सो बेटा अगर म्यूटेशन हुई ना कोडिंग एरिया में, डेफिनेटली बेटा जब म्यूटेशन कोडिंग रीजन में हुई डीएनए की, तो उसकी वजह से बेटा शाबाश एमआरएनए बनी। क्या इसकी कोडिंग रीजन पर एमआरएनए बना, ये एमआरएनए नॉन फंक्शनल बनी, प्रोटीन से बना नॉन फंक्शनल। इसकी वजह से ढेर सारी डिजीजेज होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमा, हेमोफिलिया, डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो आपने बेटा ऑलरेडी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, याद आया। मगर बेटा जब मिनी सैटेलाइट में म्यूटेशन हो गया, खुदा से खुद था दिमाग में वो ना युस्ति सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग एरिया अगर आप म्यूटेशन गस तम गए ये गस पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये गस पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जबकि बेटा अगर कोडिंग एरिया में, बल्क डीएनए में या कोडिंग एरिया में आपकी म्यूटेशन होगी, वो रिफ्लेक्ट बच्चे में होगी और बच्चा मर जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो बच्चे को मार डालते हैं। जैसे बेटा हीमोफिलिया था, मार डालता है।
आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया मार डालता है, आपका सिकल सेल एनीमिया मार डालता है। सो मदी अमिस म्यूटेटेड जीनस ब्रोट पकने के कैसे बेटा इतना मारा जिस इंडिविजुअल में भी बेटा म्यूटेटेड कोई डिजीज आती है, कोई मॉलिक डिजीज आती है ड्यू टू म्यूटेशन, वो मर जाता है। यह पन जीन पूल हेकान ब्रोट पकन थी, मगर युस म्यूटेशन बेटा शाबाश मिनी सैटेलाइट डीएनए मज आय वो सो पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन क्या बेटा यह नॉन कोडिंग एरिया अमिस प्रोटीन वोटीन कहें बनान, इसलिए बेटा ये म्यूटेशन जाती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो छो खुदा द्री अगर मिनी सैटेलाइट डीएनए म्यूटेशन पका, इसमें जो म्यूटेशन होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती है। इसकी म्यूटेशन ज्यादा बेटा आगे बढ़ेगी कि कम? ज्यादा, क्योंकि इंडिविजुअल मार रही नहीं, क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन है ना। और जब ये नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होती है इंडिविजुअल की हिंगा सा अगर मैं वही मिनी सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन इसमें गच्छा किया और मेरे बच्चे को कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा जो मिनी सैटेलाइट डीएनए वो नॉन कोडिंग डीएनए, उसमें कोई प्रोटीन बनने की सलाहियत रहती नहीं है, इससे म्यूटेशन चलते रहते पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अच्छो खुदा संद्री मिनी सैटेलाइट डीएनए में इन कंटिन्यूअसली चेंजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन म्यूटेशंस गथा, तो इसमें बेटा चेंजेस आएगी ना, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा ना। इसीलिए तो बेटा हम इस मिनी सैटेलाइट डीएनए को लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ज्यादा, इसमें म्यूटेशन जो होती रहती है वो डाई ऑफ नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन होता है। इससे बेटा इसकी म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसलिए बेटा इसमें वेरिएशन के आने के चांस क्या लगेंगे? ज्यादा। इसमें जो डीएनए है उसमें वेरिएशन के आने के चांस क्या लगेंगे? ज्यादा। इसलिए जब वेरिएशन ज्यादा आएगी तो ये दो लोगों में कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए इसमें बेटा गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। So this is the funda why we utilize, क्यों एलेक्स जेफरी ने बेटा मिनी सैटेलाइट डीएनए को ही लिया फॉर शब्बा बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की रेट इतनी ज्यादा है कि आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में, इस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 1% मिलेगी। और अगर कोई म्यूटेशन आपको पॉपुलेशन में 1% से ज्यादा मिल रही है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। और ये तब होता है जब ये उस पार्ट को बेटा म्यूटेशन उस पार्ट को हिट करेगी जो नॉन कोडिंग होता है। क्लियर हुआ? तला वनी बेटा इसकी बेटा अगर तो कहा वनो व्हाई एलेक्स जेफरी सिलेक्ट्स द मिनी सैटेलाइट्स फॉर कंपैरिजन इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जट से गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर जो मिनी सैटेलाइट होते हैं इनमें पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा है, इनमें वेरिएशंस ज्यादा है। क्यों वेरिएशंस है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली म्यूटेशंस दिखाते रहते हैं, क्योंकि जीनोम म्यूटेशंस दिखाएगा पर इसकी म्यूटेशन जो है वो एक इंडिविजुअल पे कोई असर नहीं लाता है, कोई डेलिटेरियस इफेक्ट नहीं लाता, वो मारता ही नहीं एक इंडिविजुअल को। इसलिए बेटा ये म्यूटेशंस बढ़ती है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये नॉन कोडिंग एरिया में होता है ये म्यूटेशन, और नॉन कोडिंग एरिया की म्यूटेशन बेटा एक इंडिविजुअल को कोई असर नहीं करेगी। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड एट अ हाई फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन. The probability of these variations is higher on non-coding DNA है ना, since mutations in them will not impact an individual's reproductive ability. ये point बेटा याद रखना. This then passes from generation to generation and is one of the basis of variation which leads to evolution and speciation. Polymorphism can be changes in a single nucleotide or large scale changes. या तो बेटा ये single mutation होगी या फिर बेटा large scale mutation होगी जिसको हम frame shift mutation कहते हैं. So why beta mini satellites are used in DNA fingerprinting? Because sir they show lot of polymorphism, क्योंकि इनकी म्यूटेशन जो है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती है, क्योंकि इसकी वजह से इंडिविजुअल पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं वो नॉन कोडिंग एरियाज। बेटा क्लियर हुआ? Why we use mini satellites? ये फंडा था बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्लियर? आगे बढ़ी जल्दी चले बेटा आगे। और these sequences do not code for any protein. What are sequences बेटा? Mini satellites, but are abundant in the human genome. They also show high degree of polymorphism, that is differences in DNA sequence, and therefore form the basis of DNA fingerprinting. DNA from every tissue such as hair follicles, saliva, skin, bone, etc. show the same degree of polymorphism. है ना बेटा? ये तो खुदा सिंह खुद थे याद। ना अकी सेल पे बनी दैट इज जाइगोट। सो जो जाइगोट पे मेरा मिनी सैटेलाइट था वो मेरे हर किसी सेल में होगा ना, क्योंकि एक ही सेल से मेरा वजूद है ना। हेयर फॉलिकल्स बेटा, सलाइवा हो, स्किन सेल्स हो, बोन सेल्स हो, हर किसी में बेटा सिमिलर टाइप ऑफ, मेरी बॉडी में हर किसी टाइप बेटा हर किसी सेल में सिमिलर टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट्स होंगे ना। मगर अगर बेटा कोई दूसरा इंडिविजुअल होगा उसके मिनी सैटेलाइट्स और मेरे मिनी सैटेलाइट्स में क्या होगी? वेरिएशन। इससे बेटा उसके मिनी सैटेलाइट्स और मेरे मिनी सैटेलाइट्स नहीं मिलेंगे।
इसलिए अगर मैंने कत्ल किया मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि अगर बेटा मेरा खून का कतरा वहां पे गिरा होगा तो वहां से मिनी सैटेलाइट्स निकाले जाएंगे, फिर उसको मेरे मिनी सैटेलाइट से कंपेयर किया जाएगा, मैं ही फंसूंगा ना। मेरे सामने यूनिसर बैठा है इमाफाइसी, क्योंकि इसके मिनी सैटेलाइट्स बेटा मेरे मिनी सैटेलाइट्स के साथ मिलते नहीं। इसलिए बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत सटीक होती है। Thus, these are very important as an identification tool in forensic applications. Moreover, since polymorphism are passed from one parents to children, this fingerprinting technique is also the basis of paternity testing. जो मैंने अभी आपको कहा, बेटा क्लियर हुआ? इसलिए बेटा पैटर्निटी टेस्टिंग पे हम इसको बेटा ले सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? तो इसी के साथ बेटा अगर आप देखेंगे आपका जो शब्बा बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो कंप्लीट हुआ। तो ये पॉइंट्स बेटा आप याद रखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। आप बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, एंड पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, जरा बेटा गौर से देखिएगा जो आपके टेक्स्ट बुक ने ली है। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, नजर बराबर रखो। सपोज बेटा ये मेरे पास एक सी सैंपल है, नजर आते जो बराबर बेटा, ये मेरे पास एक सी सैंपल है। तो सपोज बेटा ये सैंपल मुझे जाय वारदात से मिला, सपोज। उसके बाद बेटा अब मेरे पास दो सस्पेक्ट्स हैं, ये सस्पेक्ट ए है और ये सस्पेक्ट बी है। उसके बाद बेटा अब मैं वीएनटीआर लाता हूं या मिनी सैटेलाइट्स निकालता हूं। उसके बाद बेटा उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ला रहा हूं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पता है ना बेटा? वेरी गुड। उससे बेटा अब हम इन शाबाश मिनी सैटेलाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं ना ऑन द बेस ऑफ लेंथ। सो अब मैंने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अलग निकाला। उसके बाद बेटा ये सस्पेक्ट ए है और ये सस्पेक्ट बी है। इस सस्पेक्ट ए के भी बेटा मैंने मिनी सैटेलाइट्स निकाले और इस सस्पेक्ट बी के भी मैंने मिनी सैटेलाइट्स निकाले। उसके बाद बेटा इसकी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इसकी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। बुझता जिक्र में आना और कौन। अब अगर आपको देखना ये सैंपल है ना, ये सस्पेक्ट दो है तो बेटा योर को मुशु ये किसने तस अख सैटेलाइट डीएनए, ये तस ये सैटेलाइट डीएनए यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। जरा बेटा आप इस सस्पेक्ट ए का देखो, सस्पेक्ट ए का इसके साथ कुछ नहीं मिल रहा है। सो बेटा ये जब मैं यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनको अलग निकाल रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, तो ये सेपरेट हुए ना, इसकी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ये तीसरा पान में रहा, अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम, ये सैंपल उस में मिलो जाए बाद। सपोज ये मैंने ब्लड से डीएनए के वीएनटीआर निकाले थे या बेटा इसके डीएनए से मिनी सैटेलाइट्स निकाले थे, और उसके बाद बेटा ये सस्पेक्ट बी से मिनी सैटेलाइट निकले। ये मिनी सैटेलाइट्स की लोकेशन जो है ये सेम है ना, इसकी लोकेशन दूसरे पेन से इस्तेमाल करूंगा, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन जल पे, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन सेम है ना। इसकी लोकेशंस के साथ ये नहीं मिलता, ये बेटा कातिल है। सीना ठोक के इसको सजाई मुंह दी जाएगी और इसको बाइज्जत भरी किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कल बेटा हम इसका लास्ट पार्ट लेंगे, दैट इज